Good morning to all my online dear students. In the last class, we have discussed up to how to calculate pH of a acidic solution of mixture of strong acid with weak acid. And in today's class, we are going to continue with the numericals problem on that topic. दो तीन न्यूमेरिकल्स तो मैंने उस क्लास में भी आपके कराए थे और आज हम लोग और उसी के ऊपर न्यूमेरिकल कंटिन्यू करेंगे। तो जो लास्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक हमने सीखा था बेटा, हमारे पास हम लोग फोर्थ केस में आ चुके थे। केस नंबर 1 हमने पढ़ा था केवल स्ट्रॉन्ग एसिड्स का सॉल्यूशन हो। सेकेंड केस था जिसमें मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड था। थर्ड केस था जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग केवल वीक एसिड का सॉल्यूशन था। और फोर्थ केस हम लोग देखने जा रहे हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ आपका वीक एसिड भी अपीयर हो रहा था। तो फोर्थ केस हम आता है एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक एसिड। तो जस्ट 2 मिनट में हम लोग रिवाइज करें इस चीज को कि हमने क्या देखा था लास्ट क्लास में। तो फाइनल जो हमें मेन इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है उसको मैं बता रहा हूं आपको। स्ट्रॉन्ग एसिड को कभी भी वीक एसिड के साथ लेंगे तो हमें एक कॉमन आयन मिलेगा, और कॉमन आयन कौन सा होगा हमारा? H+ आयन क्या हो जाएगा? कॉमन। और अगर कॉमन आयन आ जाता है तो यहाँ पे कॉमन आयन की बात करो तो कॉमन आयन कौन सा आने वाला है बेटा? H+। और कॉमन आयन इफेक्ट की बात करो तो किसके ऊपर लगने वाला है हमारा? वीक एसिड के ऊपर। और वीक एसिड पे कॉमन आयन इफेक्ट लगने की वजह से अल्फा क्या होगा? उसका डिक्रीज होता है। ठीक है ना? जो फाइनल चीजें हमको ध्यान रखनी थी, दो एजम्पशंस थे हमारे पास। क्या कभी भी इसके लिए K = C α²/1 - अल्फा का फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड नहीं है? ये बताया था मैंने आपको, एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कॉमन आयन आ जाएगा तो कभी भी इस फॉर्मूले से हमें नहीं जाना है। तो सॉल्व कैसे करते हैं? तो उसके लिए हमें बेसिक एक्सप्रेशन से जाना होता है। और एक्सप्रेशन क्या होता है? K = concentration of H+ into concentration of A- डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H। ठीक है? और इसके अंदर हम लोगों ने दो एजम्पशंस लिए थे। पहला तो जो भी H+ आयन आएगा मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक एसिड के केस में, जो भी आपका H+ आयन आएगा वो पूरा का पूरा H+ आयन केवल किससे लिया जाता है? स्ट्रॉन्ग एसिड से लिया जाता है। पहला एजम्पशन था। सेकेंड एजम्पशन ये था कि डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड इज नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को हमने डाल दिया है तो वीक एसिड का डिसोसिएशन पहले से तो कम होता ही है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की मौजूदगी हो जाती है तो डिसोसिएशन काफी ज्यादा कम होता है, जिसको हम लोग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल करते थे। तो हमें क्या क्या ध्यान रखना था? जो भी सॉल्यूशन के अंदर H+ आएगा, ये H+ पूरा का पूरा H+ किससे आने वाला है? स्ट्रॉन्ग एसिड से, सबसे पहली बात। दूसरी चीज कि जो भी आपका वीक एसिड का कंसंट्रेशन इनिशियल दिया होगा वही वीक एसिड का कंसंट्रेशन आपको इक्विलिब्रियम पे भी मिलेगा। इसका मीनिंग यही है कि आपको जो कंसंट्रेशन वीक एसिड का दिया है सीधा का सीधा वही वैल्यू आपको उठा के यहाँ पे रख देना होता है। ठीक। तीसरी चीज कि अगर एनायन का कंसंट्रेशन हमसे पूछ लिया तो एनायन का कंसंट्रेशन हम लोग C कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड इनटू अल्फा से निकालेंगे। ठीक है? और लास्ट फोर्थ चीज कि हमें हमेशा यूज क्या करना है? एक्सप्रेशन। हमें किससे जाना है? हमेशा एक्सप्रेशन से जाना है। इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट के केस में कभी भी ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता है। ठीक है? तो इसके ऊपर मेन आपको यही चार चीजें ध्यान रखने, अगर ये चार चीजें हमने दिमाग में रख ली हैं तो बेटा मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक एसिड का प्रॉब्लम कभी भी गलत नहीं होगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट केस है, फोर्थ केस हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमें चारों फॉर्मूले समझ में आने चाहिए। चारों जो मेन चीजें मैं बता रहा हूं इनको हमें ध्यान में रखना है। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, कल न्यूमेरिकल तो लिया था इसके ऊपर दो तीन मैंने, आज फिर मैं न्यूमेरिकल इन्हीं के ऊपर न्यूमेरिकल से लेता हूं। न्यूमेरिकल से ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। चलो, कल हमने जो क्वेश्चंस लिए थे उनमें मैंने वॉल्यूम के इफेक्ट का रोल नहीं दिखाया था। आज के न्यूमेरिकल में मैं आपको वॉल्यूम का रोल दिखाऊंगा, जो जेई में ज्यादातर वॉल्यूम के रोल के हिसाब से पूछा जाता है क्वेश्चंस। तो जैसे देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन मान लो कुछ इस तरीके का है। कैलकुलेट pH of a solution, calculate pH of a solution obtained by mixing 500 ml of formic acid मतलब SeOH है ना। तो 500 ml ऑफ फॉर्मिक एसिड, और मैंने बताया था फॉर्मिक एसिड जो है ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो स्ट्रॉन्गर एसिड है किससे? एसिटिक एसिड से। और विथ रिस्पेक्ट टू अगर आयनिक बात करोगे तो इसके K की वैल्यू से चेक करते हैं। तो इसके K की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली
10⁻⁴ दिया है मान लो आपको, मतलब, और एसिटिक एसिड का 10⁻⁵ मैंने बताया था, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। 500 ml ऑफ फॉर्मिक एसिड विथ 0.05 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? आप वीडियो को 2 मिनट पॉज कर सकते हैं और क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। कल की लास्ट क्लास में क्वेश्चन हमने लिए थे न्यूमेरिकल, वहीं से मैंने कंटिन्यू किया है। पीएच निकालना है केवल सॉल्यूशन का, ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 500 ml ऑफ फॉर्मिक एसिड विद 0.05 मोलर ऑफ H2SO4। तो आप वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, देखो लगाएंगे कैसे इसे हम लोग, क्या करना है बेटा, अटेम्प्ट हमारा ये जाएगा, मैंने बताया आपको पीएच निकालने के लिए आपको H प्लस आयन का कंसंट्रेशन चाहिए, और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन का सोर्स कौन सा होता है हमारा? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है इन द मिक्सचर ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। चूंकि टॉपिक सामने चल रहा है तो आपको पता चला, एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से है? तो आपको ये देखना होगा कि जिस एसिड का K की वैल्यू गिवन होती है वो एसिड हमेशा कैसा होता है आपका बेटा? वीक एसिड। कैसा होता है? वीक एसिड। और जिसके K की वैल्यू गिवन नहीं होती वो कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। और मैंने बार बार बता रहा हूं, हर क्लास में मैं बोल रहा हूं 6 एसिड्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है स्ट्रॉन्ग एसिड में। कौन कौन से? फिर से मैं लिख रहा हूं, 6 एसिड्स हैं हमारे पास जिनको हमें याद रखना है। HClO4 है, H2SO4 है और HNO3 है। देखो ये 3 बेटा ऑक्सी एसिड्स हैं और 3 हाइड्रा एसिड्स होते हैं। कौन कौन से? HI, HBr और HCl। इन 6 के अलावा कोई भी एसिड दिखाई दे वो हमेशा कैसा रहेगा हमारे लिए? वीक एसिड होगा। और दूसरी चीज पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वीक एसिड का हमेशा आपको K की वैल्यू गिवन रहती है ना, और स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में K जैसी कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है क्योंकि वो प्रैक्टिकली काफी लार्ज होता है। तो 0.05 मोलर H2SO4 है, तो हम लोग सीधा फॉर्मूला ही लगाएंगे कि H प्लस जो भी प्रोड्यूस होगा डेट विल बी प्रोड्यूस बाय स्ट्रॉन्ग एसिड, H प्लस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। और H प्लस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड अगर आप निकालने चलेंगे यहाँ पे तो आप देखो 0.05 तो हो गया कंसंट्रेशन H2SO4 का, तो H प्लस का कितना होगा? मैंने बता दिया आपको, इकलौता डाई बेसिक एसिड है जिसके पास क्या है? 2 H प्लस है एक साथ। तो ये इसका मतलब जो भी कंसंट्रेशन आपको दिया होगा H प्लस का कंसंट्रेशन हमेशा इसका डबल हो जाएगा। तो 0.05 इंटू 2 करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो 2 बार बार ऐसा क्वेश्चन में ले रहा हूं, है ना, डबल है, डाई बेसिक है तो 2 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे कितना हो जाएगा? 0.1, जिससे हम लोग चाहे तो 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। तो आपका यहां से पीएच वैल्यू कितनी निकाला होगा आपने? 1। ठीक है, यही किया है सबने, तो ये बेटा गलत है ना। अगर ये आपने किया है तो ये आपका गलत है। सोते सोते जाग जाते हैं हम लोग करते करते सवालों को थोड़ा। अब ये अगर आपने अप्रोच लगाया, आप बोलेंगे कि सर पढ़ाया तो ये आपने, जो भी H प्लस आएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड से लेना है, तो हमने तो सही किया है, जो काम करना था यही करना है, लेकिन मैं अभी बोल रहा हूँ ये चीज क्या है? गलत है। क्या रीजन है इसका गलत होने का? तो देखो बेटा, अभी तक जो मैंने क्वेश्चंस लिए थे पिछले क्लास में, उनमें आप देखो कहीं भी मैंने वॉल्यूम को मिक्स नहीं कराया कि इस वॉल्यूम को दूसरे वॉल्यूम के साथ मैं मिक्स करा रहा हूं, है ना। वॉल्यूम की मिक्सिंग वाला टाइप का प्रॉब्लम मैंने नहीं दिया था। अगर मैं आपका वॉल्यूम को मिक्स कराऊंगा ना तो उस समय हमारा कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या हो जाती है? चेंज होती है। तो अगर वॉल्यूम के मिक्सिंग का प्रॉब्लम आएगा तो आपको कंसंट्रेशन की वैल्यू को चेंज करना होगा। तो 500 ml ऑफ, अच्छा एक चीज यहाँ पे 1500 ml ले लो इसका, 1500 ml ऑफ इसका ले लेते हैं ना, 1500 ml। तो देखो अगर वॉल्यूम मिक्सिंग का प्रॉब्लम जब भी आता है ना, तो वॉल्यूम आप मिक्स करोगे तो कंसंट्रेशन वही रहने वाला नहीं है, क्योंकि कंसंट्रेशन उस समय क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अगर वॉल्यूम के मिक्सिंग का प्रॉब्लम है, जैसे 500 ml इसका लिया है और 1500 ml इसका लिया है, तो जब भी वॉल्यूम को मिक्स करोगे तो उस समय कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाती है। तो हमें डाइल्यूशन फॉर्मूला को अप्लाई करना पड़ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बेटा, M1V1 इज इक्वल टू M2V2 लगाएंगे। जाना अभी भी आपको यही है, देने का सोर्स अभी भी कौन सा रहेगा? H2SO4 ही रहेगा, लेकिन H2SO4 का जो कंसंट्रेशन आएगा अब वो 0.05 नहीं रहेगा, क्योंकि इसके 500 ml के साथ हमने H2SO4 का कितना मिक्स किया है? 1500 ml मिक्स किया है। जब तक वॉल्यूम गिवन नहीं होगा दोनों का, तब तक दोनों के लिए वॉल्यूम सेम माना जाता है, ठीक है। और अगर वॉल्यूम आपको दे देगा तो इसका मतलब जाहिर सी बात है वो 2 अलग अलग कंटेनर से उठा के मिक्स करा रहा है, और अगर एक ही वॉल्यूम दिया है तो मतलब वो एक ही कंटेनर के अंदर रखे हुए हैं। तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2 कर सकते हैं। तो M1 की जगह पे आप कितना रख दोगे बेटा? H2SO4 का कंसंट्रेशन शुरू में कितना है? 0.05,
H2SO4 का शुरू में कंसेंट्रेशन कितना है 0.05 इंटू V1 की जगह पे बात करो तो कितना इसका वॉल्यूम है 1500 है ना। तो स्टार्टिंग का वॉल्यूम कितना है आपका 1500 इज इक्वल टू M2 नया वाला कंसेंट्रेशन हम लोग क्या करेंगे पता करेंगे। और V2 की बात करो तो नया वाला वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा 1500 ml H2SO4 का और 500 ml फॉर्मिक एसिड का। तो 15 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा 1500 प्लस 500 हो जाएगा ना ये। तो आपको H2SO4 का मिक्सिंग के बाद नया वॉल्यूम मतलब नया कंसंट्रेशन पहले आपको पता करना पड़ेगा। तो नया कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा M2 इज इक्वल टू 0.05 इंटू 1500 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा बेटा 2000। तो देखो 2 जीरो यहां से कैंसिल आउट कर लो है ना। और ये देखो 0.05 है तो इसे हम लोग चाहें तो 15 5 जा कितना 0.75 लिख सकते हैं ना। तो 0.75 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा कंसंट्रेशन हो गया नया वाला कंसंट्रेशन। तो नया कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा M2 इज इक्वल टू 0.75 बाई 20। तो दिस इज द न्यू कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 आफ्टर मिक्सिंग ऑफ दिस बोथ सॉल्यूशन है ना। दो सॉल्यूशन को आपने मिक्स किया है तो नया कंसंट्रेशन कितना हो चुका है 0.75 बाई 20। तो अगर ये H2SO4 का कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस किसके बराबर होगा। तो H प्लस का कंसंट्रेशन हमेशा 2 टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 होगा है कि नहीं क्योंकि ये 2H देने वाला है ना। तो बस आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.75 बाई 20। तो ये हमारा कितना आने वाला है यहां से कितना हो जाएगा ये आपका 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 1.5 हो जाएगा। तो 1.5 बाई कितना हो गया ये आपका 20 हो गया। और अगर आपसे pH पूछा है तो pH इज इक्वल टू क्या होता है बेटा माइनस लॉग ऑफ H प्लस कितना होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस। तो बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको आप चाहे तो 15/200 लिख लो सिंप्लिसिटी के लिए कितना लिख लो 15/200 और इससे ना हो तो 15/2 इंटू 10 पावर कितना लिख दो -2। और लॉग लगाने का तरीका मैंने बताई है जो भी आपका 10 के पावर निगेटिव पावर दिखता है उसको आगे ले लो तो कितना आ जाएगा 2 आगे आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ कितना हो जाएगा 15/2। तो log 15/2 की वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना। log 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी log 3 प्लस log 5 क्योंकि log 15 को 3 इंटू 5 लिख सकते हैं ना। तो log 3 की वैल्यू हमें पता है 0.48 log 5 की वैल्यू हमें पता है कितना 0.70। तो दोनों को जोड़ लो और माइनस log 2 0.30 है ना। तो उससे करके ये वैल्यू मिल जाएगी दो में से माइनस कर देंगे तो हमारे pH का आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से अगर वॉल्यूम को मिक्स कराएगा तो आपका आंसर बदल सकता है ध्यान रखिएगा। अगर वॉल्यूम की मिक्सिंग है ना इसका 1500 ml दे दिया है और इसका 500 ml दिया है अगर दो डिफरेंट वॉल्यूम मैं दूंगा तो उस समय आंसर भी आपका क्या आएगा डिफरेंट आएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज का है ना। आप ये नहीं कर सकते कि सर डायरेक्ट उसका जो कंसंट्रेशन आएगा वही आंसर होगा ऐसा नहीं होगा क्योंकि जब दो अलग अलग वॉल्यूम को आप मिक्स कराएंगे तो उस समय कंसंट्रेशन क्या होगा आपका चेंज हो जाएगा है ना। एक सेम क्वेश्चन इसी तरीके का जेई 2002 में पूछा हुआ है सब्जेक्टिव पेपर में आया था। तो उस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस के लिए एक और न्यूमेरिकल इसी सेम वॉल्यूम के मिक्सिंग टाइप के प्रॉब्लम पे एक और न्यूमेरिकल लेते हैं हम लोग। ठीक है। तो देखो एक और न्यूमेरिकल हम लोग लेते हैं सेम इसी टॉपिक के ऊपर कि अगर वॉल्यूम को मिक्स कराया तो किस तरीके से चेंज होगी वैल्यूज। ठीक है। चलो तो देखो न्यूमेरिकल एक और है अपने पास जिसमें हमें दे रहा है 500 ml ऑफ। ध्यान रखना वॉल्यूम अगर मिक्स करा रहा है तो आप ध्यान रखिएगा वॉल्यूम मिक्स कराएगा तो हमेशा आपको डाइल्यूशन फॉर्मूला M1V1 इज इक्वल टू M2V2 लगाना पड़ सकता है क्योंकि अगर डिफरेंट वॉल्यूम दिया है उसका मतलब कि कंसंट्रेशन चेंज होगा आफ्टर मिक्सिंग के बाद। तो इस चीज पे थोड़ा गौर करना है ना। इसीलिए आज की क्लास में मैंने वो ये दो अलग तरीके से प्रॉब्लम ले रहा हूं। 500 ml ऑफ 0.2 मोलर एसिटिक एसिड is mixed with 500 ml of 0.2 molar HCl solution at 25 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। क्वेश्चन दे रहा है 500 ml of 0.2 molar acetic acid is mixed with 500 ml of 0.2 molar HCl solution at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमारा क्वेश्चन ये पूछ रहा हमसे कैलकुलेट डिग्री ऑफ
डिसोसिएशन, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, calculate degree of dissociation of acetic acid and pH of the resulting solution, pH of the resulting solution। और अगर हमें एसिटिक एसिड पता है, वीक एसिड है, तो उसके Ka की वैल्यू प्रॉब्लम में गिवन होनी चाहिए, मैंने बता ही दिया है आपको। तो आपको यहां पे दे रहा है गिवन, एक डेटा गिवन है हमें, क्या दिया है, Ka फॉर एसिटिक एसिड इज Ka for acetic acid is 1.75 into 10⁻⁵। तो इस क्वेश्चन को आप एक ट्राई दे सकते हैं, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए और इस क्वेश्चन को आप ट्राई दीजिए कि हो रहा है आपसे कि सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये भी काफी, ये देखो जो क्वेश्चन मैंने पिछला लिया है सिमिलर उसी तरीके का है, मैंने आपको 2 अलग अलग कंसंट्रेशन दिए हैं और 2 मैंने आपको वॉल्यूम भी दिए हैं, सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है, आप एक बार इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। बस इसमें एक नई चीज क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ लिया है, तो उसका भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को किस तरीके से निकाला जाता है। चलो, तो अगर आपने ट्राई कर लिया है तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। देखो बेटा, अगर वॉल्यूम को मिक्स कराएगा जब भी 500 ml 0.2 मोलर एसिटिक एसिड, 500 ml 0.2 मोलर HCl, जब भी वॉल्यूम को मिक्स कराएगा तो वॉल्यूम को मिक्सिंग कराने का मतलब ही हो गया कंसंट्रेशन की वैल्यू बदलेगी, सेम वैल्यू रहने वाली नहीं है, ठीक है। तो आपको पहले उस हिसाब से चलना पड़ेगा। तो आप देखें यहां पे, ये कैसे पता चलेगा सर ये कौन सी कैटेगरी का प्रॉब्लम है, क्योंकि एग्जाम में तो ये बता के नहीं आएगा कि राहुल सर ने जो केस नंबर 4 पढ़ाया है उसका सवाल है, उससे सॉल्व करो। अभी आपके सामने केस नंबर 4 चल रहा है तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है ऐसे कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में बता के नहीं आएगा, वो आपको खुद अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कैसे आप पता करोगे, तो देखो बेटा, मिक्सिंग दे रहा है और हमें पता है एसिटिक एसिड किस तरीके का एसिड है, वीक एसिड है, और HCl किस तरीके का एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जाहिर सी बात है दिस इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक एसिड। और मिक्सचर विथ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक एसिड की खासियत क्या होती है, जो H+ आता है वो केवल और केवल कौन देने का सोर्स होता है, उसका HCl। तो अगर आपने बेटा अगर वॉल्यूम को इग्नोर किया है तो आप देखो कैसे सॉल्व करोगे, आप क्या दिमाग लगाओगे, अगर वॉल्यूम वाला आइडिया नहीं है तो आप ये दिमाग लगाओगे कि H+ का सोर्स तो केवल HCl होगा, तो HCl होगा तो यहां से मुझे सीधा सीधा दिख जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू 0.2, दैट कैन बी रिटन एज 2 into 10⁻⁻1। और मुझसे अगर किसी ने pH पूछ लिया गलती से तो pH क्या हो जाएगा, 1 - log2, है ना, जो 10 के पावर नेगेटिव होता है उसको ले लेते हैं, तो आपका आंसर कितना आने लगेगा, 0.70, जो कि गलत होगा, जो कि क्या है, गलत है। फिर कह रहा हूं गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि वॉल्यूम दिया है और जब भी वॉल्यूम 2 अलग अलग मिक्स कराएगा तो वहां पे pH की वैल्यू चेंज होती ही होती है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, है ना। तो pH वैल्यू चेंज होती है। तो फिर क्या किया जाए, कैसे लगाया जाए आखिर, तो वही जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, आप हर बार क्या करोगे, वॉल्यूम अगर मिक्स कराएगा तो आप हमेशा किससे जाना, डाइल्यूशन फॉर्मूले से, क्योंकि आपको नया कंसंट्रेशन उसका निकालना पड़ेगा, किसका, उस स्ट्रॉन्ग एसिड का जिससे टोटल H+ आने वाला है। और हमारा HCl का अगर बात करें तो HCl का M1 कितना है हमारे लिए स्टार्टिंग में, 0.2 इंटू HCl का वॉल्यूम कितना दिया बेटा, 500 इज इक्वल टू M2, नया वाला कंसंट्रेशन हमें पता करना है। वॉल्यूम 2 की बात करो तो वॉल्यूम T कितना हो जाएगा, 500 ml तो HCl था, 500 एसिटिक एसिड डाल दिया, तो 500 और 500 मिलके कितना हो जाएगा बेटा, ये 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो यहां से नया कंसंट्रेशन मिलेगा HCl का, तो कंसंट्रेशन ऑफ HCl कितना हो जाएगा नया, 500 इंटू 0.2 करोगे तो ये 50 हो जाएगा, क्या नहीं 100 हो जाएगा ना, ये देखो आप डेसिमल जाएगा तो 50 इंटू 2 कितना 100, और 100 डिवाइडेड बाई 1000 दैट विल बी 1/10, और 1/10 को 10 के पावर -1 तो लिख सकते हैं ना। तो देखो आपको अगर चीजें आसान से, देखो आप सही से लगाओगे ना तो डेटा ऐसा देता है कि क्वेश्चन टफ नहीं होता, इजीली सॉल्व हो जाता है। तो अगर कंसंट्रेशन ये जो M2 आया, दिस इज नथिंग बट द कंसंट्रेशन ऑफ किसका है, HCl का। तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो HCl का जितना कंसंट्रेशन होगा उतना ही H+ होगा, उतना ही Cl- होगा। तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ HCl हमारा 10 के पावर -1 है तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितना आ जाएगा, 10 के पावर -1 आ जाएगा, क्योंकि H+ का सोर्स पूरा का पूरा क्या होगा, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग एसिड में H+ का सोर्स केवल स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड का फाइनल कंसंट्रेशन 10 पावर -1 है। HCl का कंसंट्रेशन अगर 10 पावर -1 है तो H+ का कंसंट्रेशन भी 10 पावर -1 होगा, और अगर H+ आपका 10 पावर -1 है तो pH कितना हो जाएगा बेटा, जो 10 के पावर निगेटिव वैल्यू होती है वही pH होती है।
तो बुकलेट में जो जेई सेक्शन वाले क्वेश्चंस दिए हैं उसमें जाके देखना, फर्स्ट प्रॉब्लम यही वाला है ना, कि किस तरीके से निकालना है। तो आप नीला लीजिएगा, पीएच की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, ना कि 0.7। तो वॉल्यूम में ध्यान रखिएगा, जब भी वॉल्यूम मिक्सिंग कराएगा, जब भी वॉल्यूम का मिक्सिंग कराएगा तो मिक्सिंग कराते समय क्या होता है, आपका पीएच वैल्यू चेंज हो जाती है, क्योंकि नया कंसंट्रेशन के करस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू मिलती है। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, तो समझ में आया। 10⁻⁻1 नया HCl का है और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो केवल एक ही H प्लस देगा, तो जितना HCl का कंसंट्रेशन उतना ही H प्लस का और उसके करस्पॉन्डिंग पीएच। ये वाला पार्ट कैसे करोगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CH3COH कैसे करोगे। तो कल ही मैंने बताया था, कल एक क्वेश्चन मैंने कराया था जिसमें मैंने आपको सब कैलकुलेट करवाया था, H प्लस है ना, इवन एनायन का कंसंट्रेशन, OH माइनस, पीएच, अल्फा सब कैलकुलेट कराया था। तो ये वही वाला पार्ट है। आप वीक एसिड का क्या कैलकुलेट करिए, अल्फा कैलकुलेट करिए। और वीक एसिड का अल्फा कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक्सप्रेशन से जाना पड़ेगा। और एक्सप्रेशन के हिसाब से, इसीलिए तो एक के दिया है, इसका रोल कहाँ आया, इसका रोल आएगा ना कहीं ना कहीं। तो देखो के की बात करें तो ये हमने फर्स्ट पार्ट बेटा किया है किसका, पीएच का। सेकेंड पार्ट इसका क्या है, अल्फा। अल्फा के लिए क्या करो हम लोग, के का एक्सप्रेशन से जाते हैं। व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर के ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का के का एक्सप्रेशन क्या आएगा। देखो बार बार ये सब तोड़ मोड़ के लिखने की जरूरत नहीं है हमको, डायरेक्ट ध्यान में होना चाहिए। एसिटिक एसिड हमेशा किस में टूटेगा, एसिटेट आयन CH3CO माइनस प्लस H प्लस में। तो व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ के का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, CH3CO माइनस प्रोडक्ट ऊपर, और नीचे क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक CH3COH। ठीक है, तो बस इस के की जगह पे हम लोग वही रख देंगे, उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, CH3COO माइनस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो देखो यहां से कभी भी आपको अल्फा पूछे या एनाइन का कंसंट्रेशन पूछे तो उसके लिए हमें किससे जाना होता है, उसके एक्सप्रेशन से जाना होगा, क्योंकि एनाइन का कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन में आएगा, अल्फा भी एक्सप्रेशन से ही आता है। तो के की जगह पे कितना रख देंगे हम लोग, के की वैल्यू हमें मालूम है क्या, के दिया है क्वेश्चन में कितना, 1.75 इंटू 10⁻⁻5। ये हो गया किसकी वैल्यू, के की वैल्यू। K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेटाइन। एसिटेटाइन का कंसंट्रेशन हमें कहीं भी मालूम नहीं है। और अभी मैंने आपको बताया था किसी भी एनायन का कंसंट्रेशन लिखना है, जैसे A माइनस कंसंट्रेशन लिखना होगा तो किसके बराबर होता था, C इंटू अल्फा के बराबर होता है। किसी भी आयन का कंसंट्रेशन तो हमेशा किसके बराबर होता है, C इंटू अल्फा। तो एसिटेटाइन की जगह पे बेटा कितना रख दोगे, C इंटू अल्फा। तो C ऑफ वीक एसिड कितना है आपका, 0.2 ही दिया है। चाहे गलती से कोई इसका भी ले लेगा तो उसका गलत नहीं होगा, क्योंकि दोनों का उसने क्या कर दिया है, सेम ही दे दिया है। तो वीक एसिड का कंसंट्रेशन कितना ले लोगे, 0.2 इंटू अल्फा, जो अल्फा हमारे लिए क्या है, अननोन है। तो ये कंसंट्रेशन किसका हो गया, एसिटेटाइन का, C इंटू अल्फा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की बात करो तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना होगा बेटा, ये क्या 0.2 लेंगे यहां से, नहीं, ये कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस यहां से लिया जाएगा जो फाइनल मोलरिटी में निकल के आया है, और वो कितना आया आपका H प्लस, 10⁻⁻1। तो जो H प्लस आएगा वो कितना आ गया, 0.1 हो गया। 10⁻⁻1 मतलब डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। और उसके लिए भी मैंने रूल बताया, जो इनिशियली रहेगा उस वीक एसिड का जो इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, यही हमारा उसका वीक एसिड का किस पे रहता है, इक्विलिब्रियम पे भी रहता है, ये भी बता दिया मैंने। तो एसिटेटाइन की जगह पे कितना रखोगे आपका बेटा, 0.2 ही रखोगे। इसके कंसंट्रेशन को मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, क्यों नहीं चेंज कर रहा हूं, क्योंकि वीक एसिड की खास बात यह है, जो इनिशियल रहेगा डेटा वही हमारा किस पे मिलेगा, हमें इक्विलिब्रियम पे मिलेगा। तो उसकी वैल्यू कितनी रख दोगे, 0.2। ठीक है ना, ध्यान से समझना इस चीज को। एक्चुअल में तो कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। एक्चुअल में अगर मिक्सिंग करके देखोगे तो कितना हो जाएगा, 0.1। लेकिन जितना इनिशियल दिया होता है वीक एसिड का, वही डेटा आपको रखना होता है, इक्विलिब्रियम पे उतना ही रहता है, क्योंकि हम लोग ये मान ही चुके हैं कि डिसोसिएशन जो है वीक एसिड का क्या है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। तो जैसे ही आप 0.21 रखोगे, आप देखो यहाँ से सॉल्व करो तो ये डेटा आपका आराम से यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आपका, ये 0.1 है ना, तो 0.1 को हम लोग 1/10 लिख सकते हैं, और 10 जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 1.75 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू हमसे पूछा था, तो अल्फा की वैल्यू ये हो जाएगी। और इवन हमसे अगर परसेंट में पूछ लिया
तो परसेंट में करने का मतलब क्या होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 1.75 इंटू 10⁻²%। तो परसेंट में बोलेंगे अगर तो 1.75 इंटू 10⁻²%। और इवन जो आपका आंसर देखोगे तो आंसर में आपको 10⁻² नहीं दिया है, 10⁻² को हम लोग क्या 1/100 लिख सकते हैं। तो 1.75 को जैसे ही 100 से डिवाइड करोगे आपका, तो 2 डिजिट और डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 0.0175 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो जैसे ही आप इसको, नहीं एक ही जीरो आएगा ना, जैसे ही आप 100 से डिवाइड करते हैं आपका कितना आ जाएगा 0.0175% हो जाएगा ये, ठीक है। तो परसेंट में आंसर पूछेगा तो उस तरीके से देना है, नहीं तो ये भी आपका इस तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। तो दोनों न्यूमेरिकल हम लोगों ने कर लिए इसके ऊपर, किसके ऊपर, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक एसिड में। तो नेक्स्ट अपना जो अगला टॉपिक है, वॉल्यूम का ध्यान रखना, वॉल्यूम मिक्सिंग कराएगा तो आपका कंसंट्रेशन बदलेगा, बस इसको ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, है ना, नेक्स्ट हम लोग जो देखने जा रहे हैं अपना है मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स। जैसे हमारा सेकंड केस क्या था, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वैसे ही हम लोग केस देखने जा रहे हैं मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स, कि जब वीक एसिड के साथ किसको मिक्स किया जाएगा, वीक एसिड को मिक्स किया जाएगा। तो चलो फिफ्थ केस हम लोग लेंगे बेटा कौन सा, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड को। स्ट्रॉन्ग के साथ हमने वीक को देख लिया, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड देख लिया। इसमें मैं आपको पूरा डिटेल में एक एक घंटे में एक एक टॉपिक को समझाया मैंने। बेसिक सॉल्यूशन में मैं इतना नहीं करने वाला हूं, क्योंकि बेसिक पूरा का पूरा मैंने पहले ही बोला है, बेसिक सॉल्यूशन जो होता है दैट इज द कंप्लीटली मिरर इमेज ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक में जो H+ होता है वहीं बेसिक में OH- बस हो जाता है। तो वहां पे मैं पूरा इतना नहीं एक्सप्लेन करूंगा आपको, वहां पे जस्ट मैं टॉपिक उठाया है ना, कौन सा है, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल लेंगे और आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इनमें मैं काफी टाइम देके आपको समझाता हूं। नेक्स्ट है अपना, देखो फिफ्थ कैटेगरी हमारा बनेगा, फिफ्थ है हमारा मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स। किसका मिक्सचर, वीक एसिड्स का। मतलब इस बार वीक एसिड के साथ कौन सी चीज मिक्स की जा रही है, वीक एसिड को। अब इस बार स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, इस बार क्या है, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स। अच्छा, अगर मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स करोगे तो क्या कॉमन आयन इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। पहला भी वीक एसिड है, दूसरा भी वीक एसिड है, तो दोनों में कॉमन आयन आ गया कौन सा, H+। ठीक है, पहली बात तो कॉमन आयन इफेक्ट आएगा। अब कॉमन आयन इफेक्ट किसके ऊपर आएगा, तो चूंकि दोनों वीक एसिड हैं, दोनों इक्विलिब्रियम पे होंगे, तो कॉमन आयन इफेक्ट दोनों के ऊपर आएगा। तीसरी चीज, किसके ऊपर ज्यादा आएगा, तो जो ज्यादा वीक होगा उसके ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट भी ज्यादा लगेगा। तो ये होता है कॉन्सेप्ट इसका, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स का। अगर एक से ज्यादा वीक एसिड्स को आप मिक्स करेंगे तो कॉमन आयन इफेक्ट तो लगना ही है, और कॉमन आयन आने वाला है कौन सा, H+। कॉमन आयन इफेक्ट किसके ऊपर लगेगा, सभी के ऊपर लगेगा। किस पे ज्यादा लगेगा, जो ज्यादा वीक होगा। तो इसमें बस ये ध्यान रखना है। तो मैं यही कहूंगा इसमें, इन मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड, इन मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड्स, कॉमन आयन इफेक्ट, CIE बोल रहा हूं मैं इसको, कॉमन आयन इफेक्ट विल ऑपरेट ऑन बोथ एसिड्स। अभी मैं दो ही मान लेता हूं, विल ऑपरेट ऑन बोथ एसिड्स एंड इफेक्ट विल बी मोर on that acid, effect will be more on that acid which is more weaker, समझे क्या बेटा। कॉमन आयन इफेक्ट तो लगना ही लगना है, चाहे आप वीक एसिड के साथ वीक एसिड को मिक्स कर दो, यहां पे कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। और कॉमन आयन इफेक्ट अगर एक बार लग जाता है तो ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन का जो फॉर्मूला है Ka = C⁴ α वो कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो डाइल्यूशन फॉर्मूला जो हमारा निकाले थे, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन फॉर्मूला K = C⁴ α एप्लीकेबल नहीं होगा। कॉमन आयन इफेक्ट के केस में हमेशा आपको एक्सप्रेशन से जाना होगा। यहां पे भी आप देख सकते हैं वीक एसिड के साथ आया, कॉमन आयन हो गया कौन सा, H+। एसिड में आयन कौन सा कॉमन होगा, H+। और अगर कॉमन आयन आ चुका है इनके अंदर तो कॉमन आयन इफेक्ट भी लगेगा, और कॉमन आयन इफेक्ट लगने से क्या होगा, रिएक्शन
हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी और इफेक्ट किसके ऊपर ज्यादा लगेगा, जो जो ज्यादा वीकर होगा, जो एसिड का सॉल्यूशन ज्यादा वीक होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग बेटा, दो एसिड्स को हम लोग लेके चलते हैं। मान लो एक हमारे पास वीक एसिड है HA1, ठीक है, और दूसरा वीक एसिड है मान लो आपका HA2। इन दोनों को हमने आपस में क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है। तो जैसे आप मिक्स करेंगे तो अगर ये वीक एसिड है तो जाहिर सी बात है डिसोसिएट होगा किसमें, H प्लस और A1 माइनस में, और इसी तरीके से HA2 भी डिसोसिएट होगा किसमें आपका, H प्लस एंड A2 माइनस में। आप देख सकते हैं H प्लस दोनों में क्या हो चुका है, कॉमन आयन, और चूंकि आपका कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो आप डायरेक्ट दोनों का H प्लस देख के नहीं बता सकते ना कि कितना होने वाला है। तो अगर मान लो सपोज करो इसका कंसंट्रेशन मैंने आपको दे दिया C1 और इसका कंसंट्रेशन आपको दे दिया कितना, C2। चूंकि वीक एसिड है तो वीक एसिड का इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1 होगा, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट मान लो कितना है आपका Ka2, और वीक एसिड है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी होगा। सपोज करो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 1 है और ये दूसरा वीक एसिड है जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, अल्फा 2। दो वीक एसिड लिए, कंसंट्रेशन C1, दूसरे का C2, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 1, दूसरे एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 2, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka2। तो हमें पता ही है जब वीक एसिड का प्रॉब्लम है तो वीक एसिड के केस में आपको कंसंट्रेशन एंड K ये दोनों गिवन होता है, अल्फा क्या होता है जनरली उसका अननोन होता है। तो वही करवा रहा हूं मैं आपको, दोनों को मिक्स किया है। क्या होगा स्टार्टिंग में t बराबर 0 की अगर बात करें, t बराबर 0 मतलब क्या, किसी चीज का आप जैसे ही शुभारंभ करते हैं तो क्या होता है, t बराबर 0, जस्ट आपने स्टार्ट किया तो t बराबर 0 पे इसका कंसंट्रेशन कितना है बेटा, C1, तो उस समय H प्लस की कोई वैल्यू नहीं होगी, A माइनस भी नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये C1 माइनस C1 अल्फा 1 हो जाएगा, ये कितना C1 अल्फा 1, ये कितना C1 अल्फा 1। ठीक है, इसी तरीके से अगर इस पे बात करो तो ये कितना हो जाएगा, t बराबर 0 पे बेटा कितना रहेगा C2, t बराबर जैसे इक्विलिब्रियम आएगा, यहां भी क्या आ चुका है इक्विलिब्रियम, तो जैसे इक्विलिब्रियम आएगा ये आपका कितना हो जाएगा C2 माइनस C2 अल्फा 2, ये कितना, ये शुरू में तो नहीं रहेगा, अगले स्टेप में C2 अल्फा 2 और ये वाला भी C2 अल्फा 2। ठीक है, अब चूंकि ये मिक्सचर है, दोनों वीक एसिड का क्या है, मिक्सचर है, अगर दोनों वीक एसिड का मिक्सचर है तो उनमें देख सकते हैं आप कॉमन आयन कौन सा है, H प्लस। तो ये एक तरीके का साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम हो गया, एक साथ दो दो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहे हैं, और जब एक साथ दो दो इक्विलिब्रियम आते हैं बेटा तो जो कॉमन आयन होता है उसका कंसंट्रेशन हर इक्विलिब्रियम से दिया जाता है। जैसे कॉमन आयन H प्लस है ना, तो इसका कंसंट्रेशन केवल C1 अल्फा 1 नहीं रहेगा, उसके अंदर C2 अल्फा 2 भी फाइनली तो हमें एक सॉल्यूशन में दिखाई देगा ना। ये क्या हम लोग अलग अलग कंटेनर में लिए हैं क्या, नहीं, ये सब पूरा का पूरा एक कंटेनर के अंदर है, मतलब मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स हैं। तो जो फाइनल कंसंट्रेशन कॉमन आयन का दिखाई देगा वो हर इक्विलिब्रियम वाले से कंसंट्रेशन लिया जाता है, मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन केवल C1 अल्फा 1 नहीं रहेगा, इसके अंदर C2 अल्फा 2 भी जुड़ेगा, मतलब इसका कंसंट्रेशन इतना हो जाएगा, और यहां भी C1 अल्फा 1। देखो ये कॉमन आयन है ना, जब भी जो कॉमन आयन होगा उसका कंसंट्रेशन हर इक्विलिब्रियम से हमें लिया जाता है, क्योंकि ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है। ये दिमाग में होना चाहिए कि H प्लस केवल C1 अल्फा 1 नहीं है, मिक्स होने के बाद C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, और यहां भी वही चीज रहेगी C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। ठीक है, अब अगर हमें अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू मिल जाए तो क्या H प्लस का कंसंट्रेशन मिल जाएगा। देखो बेटा H प्लस हमारा कितना आया, H प्लस हमारा आ जाएगा C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। तो अगर एक बार मुझे अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू मिल जाएगी तो मैं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं। हमारा काम क्या है, अल्फा 1 और अल्फा 2 को कैलकुलेट करना। तो उसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, उनके एक्सप्रेशन से चलो और उससे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो पहली बात करो, अगर Ka1 की बात करो तो क्या Ka1 का एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं, इसके लिए क्या लिखोगे बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A1 माइनस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ HA, यही लिखेंगे हम लोग। ठीक है, और इनकी वैल्यूज को भी डाल सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की जगह पे कितना रखोगे आप, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ A1 माइनस की जगह पे कितना रखेंगे आप, C1 अल्फा 1 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ HA, तो इक्विलिब्रियम पे HA का कंसंट्रेशन कितना है बेटा, C1 माइनस C1 अल्फा 1, C1 माइनस C1 अल्फा 1। ठीक है, और इसी तरीके से Ka2 का भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं हम लोग,
सेकंड के लिए, तो के देखो इसकी जरूरत तो नहीं है इतना, ये डेरिवेशन की इतनी जरूरत नहीं है, फिर भी कॉपी थोड़ा सुंदर दिखे, अच्छा लगे, उसके लिए हम लोग बस डेरिवेशन कर रहे हैं। फाइनली आपको जो मैं H+ का फॉर्मूला बताऊंगा उसे ही याद रखना है, ठीक है। तो देखो Ka2 का एक्सप्रेशन क्या आएगा आपका, कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू A2- डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Ha2, ये Ha1 है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, फिर से यहाँ पे वैल्यूज को रख दिया जाएगा, तो C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, ठीक है, और C2 अल्फा 2, इसका कंसंट्रेशन कितना है C2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाई इसका कंसंट्रेशन कितना है आपका C2 माइनस C2 अल्फा 2। तो ये देखो एक छोटा सा मैथमेटिकल बस एक्सप्रेशन है, इसी को कैसे भी हमें मैनिपुलेट करना है, दोनों को आपस में सॉल्व करके हमें तो केवल किसकी वैल्यू मिल जाए, अल्फा 1 और अल्फा 2, तो हमें क्या मिल जाएगा, H+ मिल जाएगा। कैसे करना है, क्या करोगे आप, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहां से देखो C1, ये वाला जो C1 है, यहां से अगर C1 मैंने कॉमन लिया तो कैंसिल आउट हो जाएगा, C1 कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर आपका, ऊपर आ जाएगा C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू अल्फा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा 1, यही बचेगा, ठीक है। और दूसरे में बात करें तो दूसरे में भी यही चीज देखो, C2 से C2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो ऊपर क्या बचेगा, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू अल्फा 2 डिवाइडेड बाई नीचे क्या आएगा, 1 माइनस अल्फा 2, ठीक है। अब चूंकि ये वीक एसिड है, वीक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑलरेडी बहुत कम होता है, ये डिसोसिएट होना ही नहीं चाहता, और अगर हमने दोनों को मिक्स कर दिया है तो इसमें तो कॉमन आयन इफेक्ट भी आ गया, और कॉमन आयन इफेक्ट आ गया तो मतलब और डिसोसिएशन पहले से कम हो जाएगा। तो अगर डिसोसिएशन पहले से कम हो जाएगा तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, 1 माइनस अल्फा 1 जो है, 1 माइनस अल्फा 1, इसको अप्रोक्सीमेटली कितना ले लेंगे, 1, अल्फा को क्या कर देंगे, 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर देंगे, है ना, काफी छोटी वैल्यू हो जाने की वजह से। और यहां पे भी वही करना है, 1 माइनस अल्फा 2 को अप्रोक्सीमेट आप कितना ले लोगे, 1, मतलब इसको नेग्लेक्ट करके अप्रोक्सीमेट कितना कर दिया हमने, अल्फा को 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर दिया, और यहां भी हमने अल्फा को क्या कर दिया, 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट। अब बस इन्हीं दोनों को आप सॉल्व करके क्या निकालना है आपको, अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू। तो देखो उसके लिए क्या तरीका होता है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ये फर्स्ट है, और इसे मान लो आप सेकंड, ठीक है। तो यहां करता हूं मैं साइड में, देखो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं, हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को, फर्स्ट जो इक्वेशन है इसको हम लोग सेकंड से क्या करते हैं, डिवाइड। तो जैसे आप फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करोगे आपको क्या दिखाई देगा, Ka1 अपॉन, बंद हो गया ना, चलने लगा, ठीक। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर रहे हैं, हमारा काम क्या है, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 को पता करना, उसका बस मैं दिखा रहा हूं कैसे तरीका है। आप 1 को सेकंड से डिवाइड करो तो Ka1 अपॉन क्या हो जाएगा, Ka2 इज इक्वल टू, इधर जब डिवाइड करोगे तो आप देखो नीचे तो 1 हो चुका है आपका, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू अल्फा 1 डिवाइडेड बाई C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू अल्फा 2। तो इसको अगर डिवाइड किया जाए तो देखो C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू अल्फा 1 ऊपर हो गया वहां से, डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2 का क्या है आपका, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू अल्फा 2। तो अब देखो ये दोनों भी तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, तो यहां से क्या करो बेटा, अल्फा 1 निकाल लो, यहां से बस क्या करो, अल्फा 1 निकाल लो, तो अल्फा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, Ka1 अपॉन Ka2 इंटू अल्फा 2। अब इस अल्फा 1 की वैल्यू को उठा के किसी एक में डाल दो, चाहे फर्स्ट में डाल दो चाहे सेकंड में, क्योंकि दो अननोन है ना, तो दो इक्वेशन चाहिए, दोनों से बस मैनिपुलेट करके निकालना है। तो मान लो सपोज करो मैंने पुटिंग अल्फा 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में मान लो मैंने रख दिया वैल्यू, तो अब फर्स्ट वहां से देखो कितना है, फर्स्ट आपका Ka1 इज इक्वल टू कितना आपका, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू अल्फा 1, ठीक है ना। इसमें अल्फा 1 की वैल्यूज को डाल देते हैं, कितना हो जाएगा, C1 इंटू अल्फा 1 की जगह पे रखो K1 अपॉन Ka2 इंटू अल्फा 2 प्लस C2 अल्फा 2, ठीक है, इंटू अल्फा 1 की जगह पे कितना रखना है हमें, Ka1 अपॉन Ka2 इंटू अल्फा 2, ठीक है। और बस यहां से अब देखो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, काम हो जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पे Ka1 है ना, Ka1, तो देखो मैं Ka1 से Ka1 को कट कर सकता हूं यहां से आराम से, है ना। और आप यहां से ये भी देख सकते हो अल्फा 2 और अल्फा 2 क्या है, कॉमन है ना इनके बीच में,
तो अल्फा 2 को बाहर ले सकता हूं, तो अल्फा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जैसे दोनों कटे यहां पे कितना हो जाएगा, 1 हो गया, इज इक्वल टू यहां से देखो ये Ka2 को मैं एलसीएम ले लेता हूं, इन दोनों का Ka2 क्या ले लेता हूं, एलसीएम। तो देखो यहां पे क्या आएगा, C1 Ka1 प्लस C2 ये Ka2, ठीक है, और पूरे का डिवाइड बाई Ka2 लिख रहा हूं, एलसीएम लिया है मैंने, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इनटू इनटू, देखो अल्फा 2 और अल्फा 2 में अल्फा 2 कॉमन था, बाहर लेते ही ये क्या हो गया, अल्फा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस अब यहां से देखो अल्फा 2 का फॉर्मूला मिल चुका है हमें, क्या मिला बेटा, यहां से जैसे सिंप्लीफाई करोगे अल्फा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो एक K2 पहले से ना, एक K2 यहां पे भी बचा है, तो इसको क्या K2 का स्क्वायर कर दिया जाए सीधा सीधा, तो इसको K2 का स्क्वायर कर देता हूं, तो अल्फा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू, और जैसे ही मैं रूट लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, Ka2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में C1 इंटू Ka1 प्लस C2 इंटू Ka2। तो बस ये आपने एक बार अगर अल्फा 2 निकाल लिया तो अल्फा 2 से अल्फा 1 तो मिल ही जाएगा ना। अगर एक बार अल्फा 2 निकल चुका है, नहीं थोड़ा बस ये अल्फा 2 निकल चुका है, K2 अपन अंडर रूट में C1 K1 प्लस C2 K2, अब इस अल्फा 2 की वैल्यू को ले जाके यहाँ पे रख दो, यहाँ पे जैसे इस अल्फा 2 की वैल्यू को रखोगे तो क्या मिल जाएगा, अल्फा 1। तो अल्फा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो Ka1 अपॉन Ka2 इंटू कितना आ रहा है, इंटू अल्फा 1 की जगह पे Ka2 अपॉन अंडर रूट में C1 Ka1 प्लस C2 Ka2, ठीक है। और आप देखो Ka2 से Ka2 भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो यहां से हम देख सकते हैं अल्फा 2 की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा 2 बोल रहा हूं, अल्फा 1 की वैल्यू कितनी आ गई, Ka1 अपॉन अंडर रूट में Ka1 इंटू C1 प्लस Ka2 इंटू C2, ठीक है। तो ये थोड़ा डेरिवेशन है, इसमें बड़ा सा डेरिवेशन है, पर है ना, मतलब मैं कह रहा हूं बस डेरिवेशन करने की इतनी खास जरूरत नहीं हमें, हमें फाइनल जो मैं फॉर्मूला आपको H प्लस का बता रहा हूं वो ध्यान रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकली तो हमें फॉर्मूले से ही सॉल्व करना है। H प्लस का फॉर्मूला क्या आपने लिए, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। तो हमने एक बार अगर अल्फा 1 निकाल लिया है, अल्फा 1 निकाल लिया, अल्फा 2 निकाल लिया, इन दोनों वैल्यूज को बस वहां पे क्या करना है, उठा के रख देते हैं और सीधे हमें क्या मिल जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। डेरिवेशन में बार बार कह रहा हूं, अगर आपको डेरिवेशन नहीं लग रहा है, जरूरत नहीं है करने की तो मत करो, कोई जरूरत नहीं है, हमें फाइनल फॉर्मूला H प्लस का ध्यान रखना है। पर चूंकि सब लोग पढ़ाते हैं कराते हैं तो मैं भी करा रहा हूं बस, पर उसकी कोई खास जरूरत हमें नहीं है, हमें तो सीधा पीएच पूछेगा और पीएच के लिए हमें क्या चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो अब देखो यहां पे वैल्यूज को रख दिया जाए अगर, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो देखो हम लोग फाइनली कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हमें जाना है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, और यहाँ पे बस वैल्यूज को डाल दो, अल्फा 1 और अल्फा 2 हमारा नोन था वो मिल चुका है, तो C1 इंटू अल्फा 1 कितना आया है, Ka1 अपॉन अंडर रूट में Ka1 इंटू C1 प्लस Ka2 इंटू C2, ठीक है, प्लस C2 इंटू देखो अल्फा 2 कितना आया है, अल्फा 2 Ka2 अपॉन आ जाता है, तो Ka2 अपॉन अंडर रूट में Ka1 डॉट C1 प्लस Ka2 डॉट C2, और आप इसे जब थोड़ा सा और अच्छे से ध्यान से देखो तो आप इसे C1 Ka1 लिख सकते हैं प्लस C2 Ka2, और नीचे देखो क्या है, दोनों सेम ही है अंडर रूट में, तो क्या C1 Ka1 प्लस C2 Ka2 को हम लोग अंडर रूट में C1 Ka1 प्लस C2 Ka2 का होल स्क्वायर लिख ही सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर। तो एक पावर अगर नीचे वाले पावर से कट कर देंगे तो सीधा सीधा आपको H प्लस यहां से दिखने लगा, कितना आ जाएगा बेटा, अंडर रूट में K1 इंटू C1 प्लस, मतलब Ka1 कर लो, Ka1 इंटू C1 प्लस Ka2 इंटू C2। तो ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का फॉर्मूला होता है। बताने में मुझे भले ही 10 मिनट लगाया, 15 मिनट लग गया इसको निकालने में, तो फाइनली आपको तो यही ध्यान रखना है कि H प्लस कभी पूछे और दोनों वीक एसिड हैं तो दो वीक एसिड के केस में आपको दो वैल्यू दी होगी डिसोसिएशन कांस्टेंट की, दो अलग अलग कंसंट्रेशन दिया होगा, बस इस फॉर्मूले में उठा के डालो H प्लस मिलेगा, और H प्लस के बाद आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, पीएच। इन जनरल अगर मैं बात करूं, इन जनरल अगर इसी फॉर्मूले को आप जनरलाइज कर दें हम लोग, अगर दो से ज्यादा एसिड्स होता तो क्या होता, आगे मान लो एक और तीसरे एसिड्स को मिला देते तो क्या आ जाता है इसी के अंदर, K1C1 प्लस K2C2 प्लस K3C3, आगे चौथा होता तो K4C4। तो इन जनरल हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन जनरल जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट में समेशन ऑफ KAI इंटू CI,
और आई की वैल्यू आपकी 1 से लेके n तक जा सकती है, चाहे आप जितने भी एसिड्स को मिलाइए, ठीक है ना। वीक एसिड का मिक्सचर होना चाहिए। तो फाइनली ये ध्यान रखना, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स, जब भी मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स आएगा तो मिक्सचर के केस में H+ निकालने का केवल और केवल एक इकलौता फॉर्मूला KAI इंटू CI। और बस लास्ट एक और चीज मैं बता दूं इसमें, अगर गलती से कभी क्वेश्चन में बोल दिया वाटर को भी कंसीडर करो, जनरली हमने वाटर को क्या किया है, नेग्लेक्ट, और हम लोग लगभग नेग्लेक्ट करते ही हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में केवल वाटर को कंसीडर किया हमने, बाकी केसेस में नेग्लेक्ट ही किया है। अगर वाटर को गलती से कंसीडर करने के लिए बोल दे तो वाटर को एसिड या बेस की तरह ट्रीट करोगे तो वाटर का लेक्चर नंबर 6 में है ना, लेक्चर नंबर 6 में प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर पढ़ाया मैंने, वहां पे आपको बताया था मैंने वाटर का के की वैल्यू कितनी होती है, KW/55.5, और वाटर का कंसंट्रेशन कितना होता है 55.5। तो अगर हमने कंसीडर कर लिया इन केस ऑफ वाटर, अगर वाटर को भी ले लिया जाए बेटा, तो वाटर का हमें पता है, वाटर का के, अगर वाटर को एसिड की तरह ट्रीट करो या बेस की तरह, तो उसका के या केबी का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था, कितना आता है KW/55.5, है ना। लेक्चर नंबर 6 प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में किया हमने इस चीज को। और वाटर को अगर एसिड बेस की तरह माना है तो वाटर का कंसंट्रेशन फिक्स है, कितना, हमेशा 55.5, ये भी हमने निकाला था, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन 55.5, के की वैल्यू फिक्स है, और जैसे ही इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे के इंटू सी को, तो देखो बेटा अब क्या आएगा, मैजिक हो जाएगा, 55.5 से 55.5 कट, और सीधा सीधा आपको क्या दिखाई देगा, KW दिखाई देगा। और KW तो हमें पता ही होता है वाटर का कितना, 10⁻⁻14। तो देखो अगर वाटर को भी कंसीडर कर लिया तो आपका H+ जो आएगा फाइनल, वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में KI.CI तो रहेगा ही एसिड्स के केस में, प्लस इसमें वाटर का K और C का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर आ जाता है बेटा, KW के बराबर। जनरली वाटर किसी क्वेश्चन में बोलेगा नहीं, लेकिन अगर कभी बोल दिया वाटर को कंसीडर करिए तो आपको ये लगाना है, मैं नीचे लिख देता हूं, कंसीडरिंग वाटर। अगर हमने वाटर को कंसीडर किया है तो अगर वाटर को एसिड बेस की तरह कंसीडर किया है तो आप फिर इस फॉर्मूले से जाएंगे, बस उसमें क्या करना है, जो भी वैल्यू उसमें KW को जोड़ देना होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इसके ऊपर ही न्यूमेरिकल लगाने हमें, तो बस मैं न्यूमेरिकल लिख देता हूं, मैं आपसे होमवर्क के फॉर्म में दे देता हूं, आप उसे घर से अटेम्प्ट कर लीजिए कि कैसे लगाना है। फॉर्मूला यही है, बस न्यूमेरिकली दे देता हूं, अगर नहीं लगेगा तो कल हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन है बस आपका, सपोज करो आपका 0.1 मोलर, जब भी 2 वीक एसिड रहेगा तो उसका कंसंट्रेशन एंड के की वैल्यू गिवन होगी। सपोज करो क्वेश्चन दे रहा है 0.1 मोलर कोई एसिड है HA1, और इसका के की वैल्यू मान लो आपको दिया है 10⁻⁻5, ठीक है ना। इस एसिड को आपको मिक्स करा रहा है एक दूसरे एसिड के साथ, उसका कंसंट्रेशन है आपका 0.2 मोलर HA2, और इसका जो आपका एसिड कांस्टेंट दिया है ये 4 × 10⁻5 दे रहा है आपको, ठीक है ना। तो इस दोनों, अब ये कैसे पता चलेगा, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड का सवाल है। तो देखो बेटा अगर मैं 2 बार के की वैल्यू दे रहा हूं, है ना, तो के की वैल्यू देने का मतलब ही हो गया वो कैसा एसिड है, वीक एसिड। अगर के की वैल्यू गिवन नहीं होती तो कैसा एसिड होता, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये भी वीक एसिड है, ये भी वीक एसिड है। तो आपका क्वेश्चन यही है, कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करो, कंसंट्रेशन ऑफ H+ कैलकुलेट करिए, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ A1 माइनस कैलकुलेट करो, कंसंट्रेशन ऑफ A2 माइनस कैलकुलेट करो, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कैलकुलेट करो, एंड pH ऑफ द सॉल्यूशन मिक्सचर, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क के फॉर्म में क्वेश्चन है, इसको ट्राई कर लेना। देखो C1 भी पता है, C2 भी पता है, KA1 भी पता है, KA2 भी पता है, बस इस फॉर्मूले में डालना, H+ मिल जाएगा, और एक बार H+ मिल गया तो pH मिल ही जाएगा। OH माइनस क्या, KW अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H+, और A1 माइनस A2 माइनस निकालने के लिए आपको जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है KA1 और KA2 के एक्सप्रेशन से जाना है। तो ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं, कल की क्लास में मैं इस न्यूमेरिकल को आगे डिस्कस कराऊंगा किस तरीके से करना है। तो आज का लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू सो मच। 50 मिनट गया क्या?